One, two, three, four, five, six, seven. Being with buddies is being in heaven. Seven are the colors, seven are the cause. When we together, stronger than a sword. याद आएंगी हमें वो घर और गलियां, झगड़े थे जहाँ जहाँ थी प्यारी दुनिया। भूलेंगे न हम तुमको यारो, रूठेंगे न हम तुमसे यारो। याद आएंगी हमें वो घर और गलियां, झगड़े थे जहाँ जहाँ थी प्यारी दुनिया। भूलेंगे न हम तुमको यारो, रूठेंगे न हम तुमसे यारो। अब तक आपने देखा कि राज, इरफान और बाकी दोस्त जो सिर्फ एग्जाम से बचने के लिए थिएटर प्ले में पार्टिसिपेट करना चाह रहे थे, अब धीरे धीरे इस मौजू के रंग में घुलते जा रहे हैं। वो सबीना को 5 मुजाहिदे आज़ादी पर नोट्स लिखकर देते हैं। उधर जमील दूसरे कॉलेज में इसी मौजू पर हुए प्ले की स्क्रिप्ट लेकर आता है। पर मुश्ताक को जब ये पता चलता है कि इस स्क्रिप्ट को अवार्ड मिला है, तो वो फिर ये स्क्रिप्ट सबीना मैडम को नहीं देता, बल्कि वो कॉलेज के प्रेसिडेंट के पास मदद के लिए जाता है। कॉलेज का प्रेसिडेंट सबीना पर राज वगैरह की मदद का इल्जाम लगाता है, तो प्रिंसिपल ये फैसला करते हैं कि अब ये फैसला पूरे कॉलेज के सामने होगा कि दोनों टीमों में से किसको जानकारी ज्यादा है और कौन प्ले करने का हकदार है, और ये फैसला होगा क्विज के जरिए। उधर प्रेसिडेंट जफर सनी, इरफान और राज को पिटवा देता है ताकि वो लोग क्विज कंपटीशन में आ ही ना पाएं। आइए देखें आगे क्या होता है। मुश्ताक, ये बहुत अक्लमंदी की सोच थी तेरी, जो तूने ऐसे स्कॉलर को ढूंढ निकाला जिसने 1857 के गदर पर पीएचडी कर रखी है। मगर वो क्या नाम बताया था उसका? हाँ, राशिद। कब आएगा राशिद? यार, ये राशिद क्यों नहीं आया अभी तक? खुदा कसम बहुत टेंशन हो रही है। इस बार तो बीपी के साथ साथ टेम्परेचर भी हाई हो रहा है मेरा। आ तो जाना चाहिए था अब तक, बस आता ही होगा। अब 1857 का दौर तो हम कर लेंगे, मगर 2 अहम दौर रह जाएंगे। एक तो 1857 से पहले का दौर और दूसरा गांधी जी का दौर। 1857 से बाद के दौर के बारे में तो सबा को मालूम ही होगा। हाँ, गांधी जी पर तो मैंने बहुत किताबें पढ़ी हैं, मैं वो दौर तैयार कर लूँगी। मगर 1857 से पहले का दौर मुश्किल होगा, क्योंकि उसमें जितने फ्रीडम फाइटर्स थे वो ज़्यादातर इंडिविजुअल थे। उनकी तो तैयारी करनी ही होगी। एक काम करो, हम इस दौर पर तैयारी बांट देते हैं। विवेक और ज़ेबा, तुम सीधे लाइब्रेरी जाओ और 1857 के पहले के शख्सी मुजाहिदों पर नोट्स ले लो, साथ ही साथ सवाल भी बनाती जाओ। और रज़िया, तुम नेट पर बैठो और इस दौर के सभी फ्रीडम फाइटर्स का मटेरियल निकालो। ठीक है, शाम को फिर मिलते हैं। माफ़ करना यार, थोड़ी देर हो गई। आओ आओ राशिद मियाँ, कब से इंतज़ार कर रहे थे तुम्हारा। ट्रैफिक बहुत था। कोई बात नहीं राशिद मियाँ, यही बहुत है कि आपने हमारे लिए अपना वक्त निकाला। भाई, हम तो फिक्रमंद हो रहे थे। चलो, बहुत अच्छा हुआ आप आ गए। मुझे मुश्ताक ने बताई है सारी सूरत हाल। मैं जानता हूँ कि वक्त कम है। मैं पहले आपसे कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल पूछूंगा, उससे आपको अपनी मालूमात का जायज़ा भी लग जाएगा और मुझे भी मालूम पड़ जाएगा कि इस शोबे को आप कितना जानते हैं। हाँ, तो जैसा बताया है कि आप पांचों आज़ादी की लड़ाई के पीरियड को 5 हिस्सों में तकसीम कर लेंगे। हर एक के हिस्से में 1/5 मेहनत आएगी, मगर आप पांचों को कुल मिलाकर सब कुछ आता होगा। ये तो बहुत अच्छी तरकीब है।
यस सर, ये तो बहुत अच्छी तरकीब है। एक स्ट्रेटजी ये भी रखना, सब पहले एक एक सवाल पूछें, यानी पहले 5 सवाल में तुम में से हर एक एक सवाल पूछेगा। सर, इसका क्या फायदा? अरे भाई, इसका फायदा ये होगा कि तुम में से जिस किसी के सवाल का जवाब तुम्हारा मद्दे मुकाबिल ना दे पाए, तुम ये समझ लेना कि मुमकिन है कि वो उस दौर की तैयारी में कमजोर होगा। गुड, और कमाल है सर। बिल्कुल। यस सर। सर, ये तो हो सकता है। हाँ, एक इशारा भी हो सकता है और शायद नहीं भी, मगर ये कोशिश दिमाग में रखने में क्या बुराई है? जी सर। और देखो, जो बच्चे किताबी बातें ही पढ़ेंगे वो उसे उनकी सवानेह या बायोग्राफी ऐसे की तरह पढ़ेंगे, मगर तुम्हें साथ साथ उनकी ज़िंदगी के दिलचस्प वाक़यों को भी पढ़ना है। ये एक ऐसी ही किताब है जिसमें मशहूर मुजाहिदीन आज़ादी के दिलचस्प वाक़े दिए हुए हैं और जो उनकी शख्सियत पर भी रोशनी डालते हैं। सर, मशहूर फ्रीडम फाइटर्स के बारे में तो सब बहुत कुछ जानते हैं। नहीं जानते? अच्छा, आप बताओ, चंद्रशेखर आज़ाद का औरतों की जानिब क्या रवैया था? सर, उन पर तो मैंने सारी बायोग्राफीज पढ़ी हैं, मगर कहीं ऐसा जिक्र नहीं है। तो सुनो, चंद्रशेखर आज़ाद औरतों की बहुत इज्जत करते थे। एक बार वो एक सेठ से आज़ादी की लड़ाई के लिए चंदा लेने गए। वो सेठ बहुत ही कंजूस और काइयां भी था। पिस्तौल देखकर वो भागकर एक कमरे में छिप गया और घर की औरतों को कहा कि वो चंद्रशेखर आज़ाद की पिटाई करें, झाड़ू बेलन वगैरह जो भी मिले उससे। उसने उन्हें बताया कि आज़ाद औरत पर कभी हाथ नहीं उठाते। तो बच्चों, उस सेठ की बीवी, बेटी, बहू ने डंडे, बेलन, झाड़ू वगैरह उठा लिए और सेठ के कमरे के आगे खड़ी हो गई। जब आज़ाद आगे बढ़े तो वो लगी पिटाई करने और जोर जोर से चिल्लाने। चंद्रशेखर आज़ाद, जिनसे अंग्रेज भी खौफजदा थे, कुछ देर तो पिटते रहे, फिर भाग खड़े हुए। कमाल है सर, आज के नौजवानों को उनसे सबक लेना चाहिए। बड़ा ऊंचा किरदार था उनका। अरे, किरदार की बात मत पूछो। एक और किस्सा है, जब एक जान पहचान के आदमी ने उन्हें एक बहुत बड़े और अमीर ठेकेदार के घर ले चलने की पेशकश की, जो अंग्रेज़ों से जंग आज़ादी के मुजाहिदीन की मुखबिरी करता था। चंद्रशेखर आज़ाद अपने कुछ साथियों के साथ उस शख्स को साथ लेकर उस ठेकेदार के घर पहुंच गए, इस इरादे से कि उसे मुखबिरी ना करने की हिदायत देंगे और कुछ चंदा भी वसूलेंगे। जब आज़ाद और उनके साथी उस ठेकेदार से बात कर रहे थे तो उस ठेकेदार की बीवी की चीख की आवाज़ सुनाई दी। तब सब भागकर दूसरे कमरे में गए और वहाँ देखा कि वो शख्स जो उन्हें वहाँ लाया था उस ठेकेदार की औरत की आबरू लूटने की कोशिश कर रहा था। आज़ाद ने उसे ऐसा करने से रोका, मगर वो रुका नहीं। हैवानियत सवार थी उसके दिमाग पर। तब आज़ाद ने क्या किया होगा, अंदाज़ा लगा सकते हैं आप? आज़ाद ने उस शख्स को गोली मार दी। आज़ाद का निशाना तो सबको मालूम है, बहुत अच्छा था। वो शख्स वहीं ढेर हो गया और आज़ाद उस ठेकेदार से बगैर बात किए, बगैर पैसा वसूले वापस आ गए। ऐसा किरदार था उनका। सर, उनकी शख्सियत के इस पहलू से तो हम बिल्कुल ही नावाकिफ थे। हाँ सर, बिल्कुल वाकिफ नहीं थे। गुड, और कमाल है सर। अरे भाई, उस दौर के मुजाहिदों में इंसानियत का जज्बा था। किसी मजहब, इलाकाई या ज़ुबान के फ़र्क को वो नहीं मानते थे। एक बार की बात है, जब अशफाक उल्लाह और राम प्रसाद बिस्मिल अपने साथियों के साथ आर्य समाज मंदिर में अपनी प्लानिंग कर रहे थे। उस वक्त शाहजहांपुर में अंग्रेज़ हिंदू और मुसलमानों में दंगे करवाने में कामयाब हो गए। तब मुसलमानों का एक गिरोह आया और मंदिर को तोड़ने की कोशिश करने लगा। तभी एकदम अशफाक उल्लाह खड़े हुए और मंदिर के दरवाजे पर आ गए और दंगाइयों को ललकारा, खबरदार, अगर किसी ने भी मंदिर को नुकसान पहुंचाया तो वो मेरी गोली का शिकार हो जाएगा। उनके तेवर और हिम्मत देखकर दंगाइयों के हौसले पस्त हो गए और वो लौट गए। मंदिर टूटने से बच गया। तो बच्चों,
ऐसा किरदार था हमारे मुजाहिदों का। जब गम का साया काला सा हो चारों ओर, उम्मीद की नई किरण तू मत बिखर, तू मत बिखर, तू मत बिखर, तू मत बिखर, मिलेगी तुझको है मदद, विश्वास रख। जब अंधेरा हो तेरे चारों ओर, न रास्ता किसी भी ओर, भरोसा रख, जरूर दिखेगी मंजिल, तू चलता चल, थाम ले अनजान डोर, उम्मीद रख, उम्मीद रख, उम्मीद रख, उम्मीद रख, जल्द ही होगी भोर, तू मत बिखर, हिम्मत रख मत हार, तू हिम्मत ही तो राह है, उसी पर ही तू चलता चल, बिना डरे तू हर कदम, छोटे छोटे पड़ाव पर तू सांस ले, अपनों का ये साथ तू कभी ना छोड़, थामे तुझे एक डोर है अनजान सी, संभाल तुझे वो डोर है, तू काम कर, बटोरे चल जो खुशी मिले, तू हंसता चल, जिंदगी का ये दस्तूर है, तू ये समझ, जब ज्यादा हो अंधेरा आ गई बस भोर है, तू लड़ता चल, तू चलता चल, तू हिम्मत रख, तू भरोसा रख, उम्मीद रख, पार होगी हर डगर, तू चलता चल। चलो, मालूमात तो ठीक ठाक हो गई है और उम्मीद है कि हम उन्हें हरा भी देंगे, मगर क्या? मगर मुझे खुशी नहीं होगी अगर हम जीत भी गए तो। हाँ, ये तो है, जो हुआ और जिस तरह से हुआ वो होना नहीं चाहिए था। देखो यार, हमारे इरादे ऐसे नहीं थे और ना ही हमने वो सब किया। अब क्यों तुम दोनों खुद को कसूरवार समझ रहे हो यार? हाँ, मैं जानती हूँ उन्हें कुछ नहीं आता, वो हारेंगे भी, पिटाई भी करवा ली और प्ले भी नहीं कर पाएंगे। और वैसे भी गिरे दूध पर नहीं रोना चाहिए, जो हो गया सो हो गया। मगर वो हकदार भी नहीं थे इस प्ले को करने के। क्या मतलब? जैसा ज़ेबा ने बताया, उन्हें प्ले का तजुर्बा भी नहीं है, फिर आता भी नहीं। वह अपनी भी हंसी उड़वाते और कॉलेज की भी किरकिरी होती। हाँ, अगर इतनी ही ख्वाहिश थी प्ले करने की तो हमारे पास आते और रिक्वेस्ट करते कि वो हिस्सा लेना चाहते हैं, तो हम उन्हें चांस दे देते। क्यों मुश्ताक? क्या पता। हेलो जी सर, जी ठीक है सर, हम सभी आते हैं। तो ठीक है सर, मैं और जमील आते हैं। राइट सर। क्या हुआ? प्रिंसिपल ने बुलाया है अपने कमरे में फौरन। हाँ जमील। चलो, पर क्या कुछ वजह नहीं बताई? नहीं यार, अब ये प्रिंसिपल ने क्यों बुला लिया? एक टेंशन हटती है तो दूसरी आ जाती है, प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम। ऐसी क्या बात हो गई? मुझे लगता है राज और इरफान ने शिकायत कर दी होगी। यही होगा। ओह गॉड विवेक, ऐसे क्यों बोल रहे हो कि शिकायत कर दी होगी उन्होंने? कुछ अच्छा बोलो ना। उनकी तैयारी तो हुई नहीं होगी, जरूर हम पर पिटाई का इल्जाम लगाकर ओपन कंपटीशन से भागने की तरकीब बनाई होगी। हाँ, और कोई वजह नहीं हो सकती। तभी तो प्रिंसिपल ने मुश्ताक के मोबाइल पर फ़ोन करके फ़ौरन उसे अपने कमरे में आने को कहा। एक हिसाब से सोचा जाए तो उनका हम पर शक करना मुनासिब भी होगा। वो ये तो सोच भी नहीं सकते कि कॉलेज यूनियन का प्रेसिडेंट अपनी तरफ से हमारी मदद कर रहा था। यार रजिया, हम लोगों को इन सियासी लोगों से दूर ही रहना चाहिए था।
दोनों धीरे धीरे आ रहे हैं। ज़रूर कोई खास बात कही है प्रिंसिपल ने। हाँ, संजीदा भी है। कहीं हमारे प्लान के बारे में तो। हिना, फिर वही, अब तो हम सच में प्ले करने जा रहे हैं। क्या बात हुई? यार प्रिंसिपल नु हमारी पिटाई दी खबर लग गई। फिर क्या वे कोई एक्शन लेने जा रहे हैं मुश्ताक और जमील के खिलाफ? उन्होंने इसे बहुत हल्के तौर पर इशारों में कहा कि वो नहीं चाहते कि ये ओपन कंपटीशन दुश्मनी में बदले और झगड़े हों। इसीलिए इस कंपटीशन को एक खेल की शक्ल देना चाहते हैं वो। परसों एक क्विज कंपटीशन होगा। पहले राउंड में हमारी 2 टीम्स के बीच, फिर उसके बाद जो इसमें हिस्सा लेना चाहे ले सकता है। और ये बात हम ही लोगों तक रहेगी कि असल में हमारी और मुश्ताक वगैरह की टीम का मुकाबला तय करेगा कि कौन प्ले करेगा। और इस मुकाबले की बात को सीक्रेट ही रखा जाएगा। पर जाहिर तौर पर ये यौम आज़ादी के मौके पर क्विज शो होगा। बहुत सोचकर फैसला लिया है प्रिंसिपल सर ने। आओ चलो इरफान के घर चलते हैं, उसे भी तो इस बात की खबर लगनी चाहिए। हाँ हाँ, चलो चलो। हाँ चलो चलो। तो यानी अब क्विज कंपटीशन होगा? क्विज कंपटीशन? उसमें रूल्स क्या होंगे? मेरे ख्याल से वैसे ही जैसे कौन बनेगा करोड़पति के थे। मगर असल में ये होगा कौन बनेगा स्टेज पति। हाँ सुन, लेकिन एक डिफरेंस होगा, हमारे प्रिंसिपल होंगे अमिताभ बच्चन। अब कल सुबह आपका मुकाबला है, मगर मैं एक बात तो पूछना ही भूल गया कि क्विज के सवालात कौन तैयार करेगा? यानी आप लोग, मेरा मतलब है कि ये कि दोनों टीम अपने अपने सवाल मैडम सबीना को देंगे या मैडम सबीना सवाल खुद तैयार करेंगी? सर, दोनों टीम्स उन्हें अपनी अपनी तरफ से पूछे जाने वाले सवाल और उनके जवाब का पेपर दे देंगी। उन सवालात को नजर में रखते हुए वो अपनी तरफ से भी कुछ सवालात पूछेंगी। एक काम करना, अपने पेपर में कुछ ऐसे सवाल जरूर पूछना जिसकी बाबत लोग समझते हैं कि ये बहुत आम है या जिसका मतलब हर कोई जानता होगा, मगर उन्हें थोड़ा बदल दें तो वो मुश्किल हो जाते हैं। सर, हम समझे नहीं। अरे वही इसे ऐसे समझो कि अगर मैं कहूँ ABC सुनाओ तो आप शायद सुना देंगे, मगर यदि यही मैं घुमाकर पूछूं कि S से पहले कौन सा अल्फाबेट आता है तो आपको सारी ABC दोहरानी पड़ेगी। इसमें 10 सेकंड गुजर सकते हैं। ये मैं बस मिसाल के लिए बता रहा हूँ। सर, ऐसे अपने सवाल हम क्विज में कैसे पूछ सकते हैं? अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, आज़ाद हिंद फौज की बुनियाद किसने डाली? सुभाष चंद्र बोस। मुझे यकीन था कि आप यही कहोगे। अरे भाई, सुभाष बोस के हाथों में INA की बागडोर बाद में आई। क्या मतलब सर? ये तो सभी जानते हैं कि आजाद हिंद फौज नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी। मेरा सवाल था INA यानी इंडियन नेशनल आर्मी या आजाद हिंद फौज की नींव किसने डाली? इसका सही जवाब है रास बिहारी बोस ने। सर, रास बिहारी बोस तो सर सुभाष चंद्र बोस के भाई थे। अरे, आप तो रास बिहारी बोस के बारे में कुछ भी नहीं जानते। फिर तो आपको कोको सोमा की कुर्बानी के बारे में भी नहीं मालूम होगा। नो सर। नो सर। नो सर, इम्पोर्टेंट लग रहा है। कोको सोमा की कुर्बानी के बारे में बताइए ना सर।
कोको नहीं, कोक को। देखो बच्चों, वक्त कम है, ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। रास बिहारी बोस ने 1914 के दिसंबर में आज़ाद हिंद फौज बनाई और कैप्टन मोहन सिंह को उसका सदर बनाया। इसका मकसद हिंदुस्तान से अंग्रेज़ों को मार भगाना था। इसमें लोगों को भर्ती करके फौजी ट्रेनिंग दी जाने लगी। फिर जब 1943 में सुभाष बोस वहाँ आए तो रास बिहारी बोस ने उनकी काबिलियत और जज्बे को देखकर आज़ाद हिंद फौज की बागडोर उन्हें दे दी। तब सिंगापुर में अंग्रेज़ी फौज जापानी सेना से हार गई थी और उनके सारे सिपाही युद्धबंदी बना लिए गए थे। नेताजी ने इसका फ़ायदा उठाया और जो हिंदुस्तानी फौजी अंग्रेज़ों की फ़ौज के साथ पकड़े गए थे, रास बिहारी बोस की मदद से उन्हें जापानी सरकार से इजाज़त लेकर आज़ाद हिंद फौज में भर्ती कर दिया। और इस तरह अंग्रेज़ों की उस हारी हुई फौज के सिपाहियों को उन्होंने एक इनकलाबी फौज में बदल दिया और उन्हें अंग्रेज़ों के खिलाफ लाखड़ा किया। ये नेताजी की बहुत लाजवाब चाल थी। कमाल है, हमें पता ही नहीं कि नेताजी ने आजाद हिंद फौज को कितनी समझदारी से बड़ा किया और मुनज़्ज़म किया। कमाल है, हम अपने माजी से ही ना वाकिफ हैं। जज्बा है अब लड़ने का, तूफानों से भिड़ने का। जज्बा है अब लड़ने का, तूफानों से भिड़ने का। है ये दिल में आग भड़की, जीतेंगे हर शे डगर की। हट जा तू जल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। जज्बा है अब लड़ने का, तूफानों से भिड़ने का। जज्बा है अब लड़ने का, तूफानों से भिड़ने का। है ये दिल में आग भड़की, जीतेंगे हर शे डगर की। हट जा तू जल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। जज्बा है अब लड़ने का, तूफानों से भिड़ने का। ऐसे लग रहा है आज बीए का फाइनल एग्जाम है। मुझे तो बिल्कुल गम नहीं अगर हार भी गए तो। चलो पहली बार ऑडियंस में बैठकर देखेंगे अपने कॉलेज का प्ले। ऐसा क्यों सोचते हो? मुझे पूरा विश्वास है हम ही जीतेंगे। यार पर जीतने का मन नहीं है। मगर ज़ेबा तो ऑडियंस में ही बैठेगी। उसकी तबीयत ठीक नहीं, कुछ फीवर है और चक्कर आ रहे हैं। अरे यार इरफान, मैं रात को प्रोग्राम के लिए चंद लाइनें लिख रहा था हुब्बुल वतनी पर। अगर इजाज़त हो तो मैं सुनाऊं? मियाँ, प्ले मिला नहीं और प्ले के लिए लाइनें तुमने पहले ही लिखनी शुरू कर दी। क्या बात है, क्या बात है। अर्ज किया है कि आज़ादी की है चाह सबकी, आज़ादी की है चाह सबकी, सबको अपना आसमां चाहिए। आज़ादी की है चाह सबकी, सबको अपना आसमां चाहिए। आज़ाद मुल्क का शुक्रिया करें हम उन सबको, जिनके हिस्से में ये मकाम आए, जो मुल्क के काम आए। खुश नसीब थे वो सब, जिनके हिस्से में ये काम आए। आगे अर्ज करता हूं कि महक गए वो सब फिजा में इस गुलिस्तां की, महक गए वो सब फिजा में इस गुलिस्तां की। थे कारवां में बहुत, पर ना सबकी दास्तां थी। था ये कारवाने आज़ादी, था ये कारवाने आज़ादी। वाह राज मियाँ वाह। भाई पहले क्विज तो जीत लो, क्विज शुरू होने वाला है। चलो चलें। हाँ हाँ चलो चलो। हाँ चलो चलो। इरफान, मैं एक बात सोच रहा सी। कौन सी बात? अगर हम जीत गए तो क्या होगा? क्या होगा मतलब?
प्ले करेंगे और क्या। हाँ हाँ बिल्कुल, प्ले में इरफान 2 बैसाखियों पर चलेगा बस, और क्या होगा। और क्या होगा, इरफान 2 बैसाखियों के सहारे से चलकर स्टेज पे आएगा, और क्या। बैसाखी तो बस प्रिकॉशन के लिए है, कल उतर जाएगी। इरफान, तू बैसाखी के बगैर खड़ा हो पाएगा? क्यों? क्योंकि मैं तेरी बैसाखी से इनकी धुनाई करना चाहता हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, हमें कोई झगड़ा और फसाद नहीं करना है। इरफान कैसे हो? मेरा मतलब टांग में चोट, दर्द ज्यादा तो नहीं? दूसरी सलामत है, वही काफी है। सनी मेरे दोस्त, बात को समझा कर, उस झगड़े में हमारा हाथ नहीं था। यार वो सब झगड़ा प्रेसिडेंट ने करवाया था, फिर भी हमें अफसोस है, मलाल है। चलो अच्छा किया जो तुमने बता दिया। ठीक है मुश्ताक, जमील, अब हमें कोई मलाल नहीं। देखो, डिफरेंसेस किसी भी बात को लेकर हो सकते हैं, लेकिन हमने कभी सोचा भी नहीं था कि आई एम रियली सॉरी गाइस, ऑल ऑफ अस आर रियली सॉरी। ज़ेबा, नफरत दिल में रखकर तो जिंदगी वैसे भी नहीं बिताई जा सकती, और अब तुमने ये खुलासा कर ही दिया है तो हमारे मन में अब कोई मलाल नहीं। ऑल ऑफ अस आर रियली सॉरी। ओ कोई गल नहीं, चल भूल जा। अब हमारे दिल में कोई शिकवा शिकायत नहीं। मेरे ख्याल से वक्त हो चला है, अब हमें चलना चाहिए। चलो। अब चलना चाहिए। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। अब चलना चाहिए। Being with buddies is being in heaven. 7 are the colors, 7 are the cause. When we together, stronger than a sword. याद आएंगी हमें वो घर और गलियां, झगड़े थे जहाँ जहाँ थी प्यारी दुनिया। भूलेंगे न हम तुमको यारो, रूठेंगे न हम तुमसे यारो।